कहते हैं किस्मत अगर आपसे कुछ छीनती है तो वक्त रहते उसकी भरपाई भी कर देती है। अमृता की जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने को पति से अलग कर लिया। साहिर का साथ नहीं मिला तो कुदरत ने उन पर इंद्रजीत का रंग चढ़ा दिया। इंद्रजीत करीब 45 साल तक उनकी छाया बनकर रहे। सारी दुनिया इंद्रजीत को अमृता की जिंदगी में रंग भरने वाले इमरोज के नाम से जानती है। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए अमृता अपनी आवाज के जादू से लाखों सुनने वालों को दीवाना बना चुकी थी, लेकिन जिसकी वो दीवानी थी वो उनकी जिंदगी से बाहर था। इसी बीच एक दुबला पतला नौजवान चुपके से कब उनकी जिंदगी में आ गया, ये खुद अमृता को भी काफी देर से पता चला। फिल्मी अंदाज में इंद्रजीत अमृता के दिल में दाखिल हुए। दोनों का रिश्ता कुछ इस तरह चला कि भारतीय समाज देखता रह गया। 7 फेरों से बनने वाले रिश्तों की चमक भी इसके आगे फीकी पड़ गई। तो कहानी शुरू होती है 1956 से। इंद्रजीत उभरते हुए चित्रकार थे। उर्दू की जानी मानी पत्रिकाओं शमा और आईना के लिए काम करते थे। अमृता की रचनाएं इन पत्रिकाओं में छपा करती थी। इसी साल अमृता ने साहिर के नाम आखिरी खत लिखा, लेकिन पोस्ट नहीं किया। साहिर का नाम हटाकर छपने भेज दिया। इस खत के साथ रेखांकन इंद्रजीत को करना था। रेखांकन करते समय उन्होंने अमृता से कहा, यह खत तुमने किसके लिए लिखा है? अगर बताओ तो मैं उसकी तस्वीर भी बना दूं। अमृता संकोच कर गई, और संकोच तो साहिर भी उम्र भर करते रहे। अमृता ने यह खत लिखा साहिर के लिए, और अरसे तक इस भ्रम में तड़प के साथ जीती रही कि जिसे आखिरी खत लिखा उसने पढ़ा ही नहीं। उधर साहिर ने यह खत आईना में पढ़ा तो कई दिन तक छाती से लगाए घूमते रहे, लेकिन अमृता से एक लफ्ज भी ना बोला। हां, वर्षों बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो खुद साहिर ने अमृता को बताया, मैंने आखिरी खत पढ़ा तो लगा अभी ख्वाजा अहमद अब्बास के घर जाऊं, कृष्ण चंद्र के पास जाऊं, सभी दोस्तों के पास जाऊं और उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि अमृता ने यह खत मुझे लिखा है, मेरे नाम लिखा है, लेकिन चुप रह गया। इससे पहले भी साहिर ने 20 बरस पहले लाहौर के दिनों को याद करते हुए कहा था, जब हम लोग लाहौर में थे तो मैं अक्सर तेरे घर के करीब आता था, और कोने में जो पान बीड़ी की दुकान थी ना, वहां खड़े होकर कभी पान खरीदता, कभी सिगरेट, तो कभी सोडे का गिलास लेकर घंटों खड़ा रहता। वहां से एक झलक पाने के लिए तेरे घर की खिड़की को देखता रहता जो उस दुकान की तरफ खुलती थी। अमृता ने अफसोस से माथा पीट लिया। बाद में उन्होंने कहीं लिखा, मेरे और साहिर के दरमियान 2 दीवारें थीं, एक खामोशी की जो हमेशा बरकरार रही, और दूसरी भाषा की। मैं पंजाबी में नज्म कहती थी, साहिर उर्दू में। इस दीवार ने कभी मेरी नज्मों को साहिर तक पहुंचने ही नहीं दिया। इस रिश्ते का इससे ज्यादा दर्दनाक अंत और क्या हो सकता है? तो हम आपको बता रहे थे कि इंद्रजीत और अमृता की इस बातचीत के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन असल कहानी तो और है। इंद्रजीत अपने गांव लायलपुर के पास चक 36 में रहते थे। सिर्फ 9 साल के थे तो हमेशा के लिए मां का साथ छूट गया था। मां की ममता से महरूम इंद्रजीत रात के अंधेरे में अकेले चारपाई पर लेटे, कभी दोस्तों के टिफिन में तो कभी अपने कपड़ों में बटन लगाते या तुरपाई करते कसक के साथ
मां की धुंधलाती छवि को याद करते थे। 7वीं क्लास में थे तो कहीं अमृता का फोटो देखा, और हाई स्कूल में थे तो अमृता का उपन्यास डॉक्टर देव पढ़ा। दरअसल उपन्यास में डॉक्टर देव एक किरदार था। उपन्यास पढ़ते ही अमृता इंद्रजीत के दिलो दिमाग पर छा गई, और दुस्साहस देखिए कि कहीं से अमृता का फोन नंबर खोजा और डायल कर दिया। मैंने फ़ोन ढूंढ के उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कौन बोल रहा है। मैंने कहा देव। पूछने लगी कौन देव। मैंने कहा डॉक्टर देव। तो इसके बाद मेरे पास तो कहने के लिए और कुछ था नहीं, अब तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बरसों गुजर गए। रोजी की खातिर इंद्रजीत दिल्ली आ बसे और संयोग से उसी कॉलोनी में रहने आए जहां अमृता रहती थी और रेडियो में काम करती थी। उन दिनों इमरोज की धूम थी, एक शानदार चित्रकार के रूप में। वो हर महीने करीब 1,500 रुपए कमाते थे और अमृता को मिलते थे सिर्फ 125 रुपए हर माह। मैं छत पे एक बरसाती में रहता था, तो वहाँ से ये नज़र आता था जब ये बस पे जाती थी रोज़ रेडियो स्टेशन। तब मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं थी, तो मगर मैं चाहता था कि इनको बस पे ना जाना पड़े हैं। कहीं से मुझे 1,500 रुपये मिल गया और मैंने स्कूटर ख़रीद लिया। और इनसे कहा तो ये इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो ऐसे लगता है जैसे रेडी हो कि भाई तुम इतनी देर के बाद स्कूटर लिया। जब मैं स्कूटर पे मैं मेरे पीछे बैठती थी रेडियो स्टेशन जाते वक्त, तो कुछ उंगली से कुछ लिखती थी। अब मुझे तो नहीं पता कि वो क्या लिखती है। तो किसी इंटरव्यू में किसी मैगज़ीन के लिए इसने बोल दिया कि मैं इमरोज़ के पीछे बैठ के उसकी पीठ पर शायर लिखती रहती हूँ। वो इतने मतलब देखिए ना 20 साल की उम्र से ये दोस्ती या ये कांटेक्ट चल रहा है, तो वो इतनी यूज़ टू है कि हर जगह उंगली से या कलम से वो शायर ही लिखती है। कहीं बैठी हो अकेले तो ऐसे ऐसे वो लिखती रहती है। इसी दरमियान इंद्रजीत को मुंबई से गुरुदत्त का बुलावा आया। वो इंद्रजीत से अपनी फिल्मों में काम कराना चाहते थे। वेतन अच्छा था और रहने का इंतजाम भी था। इंद्रजीत ने अमृता को खबर सुनाई। अमृता लिखती हैं, लगा जैसे मेरे से कुछ छूट रहा हो। इसी मुंबई ने मेरे साहिर को ले लिया था और अब वही मुंबई दूसरी बार। आंखों का पानी संभल ही नहीं रहा था, कोई दूसरा ना देखे, इसलिए उस दिन का अखबार उठाकर आंखों पर रख लिया। शायद अमृता की दुआ लग गई। 3 दिन ही बीते थे कि मुंबई से फोन आया। मैं कल लौट रहा हूं, यहां नौकरी अच्छी है, गुरुदत्त भी पसंद आया है, पर मुझे लगता है कि यहां नहीं रह पाऊंगा। और इंद्रजीत दिल्ली लौट आए, लेकिन काम और पैसा तो मुंबई में ही था, इसलिए अक्सर उन्हें जाना पड़ता मुंबई। और तब अमृता एकदम अकेली हो जाती। उन दिनों दोनों चिट्ठियों के जरिए अपनी धड़कनें एक दूसरे के पास भेजा करते। इन चिट्ठियों में इंद्रजीत अमृता को कई नामों से संबोधित करते थे। जोरबा द ग्रीक नॉवेल पढ़ा तो उसकी नायिका के नाम से अमृता जोरबी बन गई। द नेकेड माजा पढ़ा तो अमृता माजा हो गई। किचन में जब अमृता काम करती तो जिस तरह वो बचत करती, इंद्रजीत ने उनका नाम बरकते रख दिया। कभी उनका नाम आशी हो जाता। जानी मानी लेखिका उमा त्रिलोक ने उस दौर के खतों के आदान प्रदान पर एक किताब लिख डाली। 1960 में लिखे एक पत्र में अमृता लिखती हैं, राही, तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिली?
जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। अगर मिलना था तो जिंदगी की दोपहर में मिलते, कम से कम उस दोपहर का ताप तो देख लेते। और इंद्रजीत ने लिखा, तुम खूबसूरत शाम ही सही, मगर मत भूलो, तुम्हें मेरी सुबह हो, तुम्हें मेरी दोपहर हो, शाम हो, मेरी मंजिल हो, मेरी किस्मत हो। अमृता के जो अपने थे वो लगातार उनके साथ रहे, चाहे सुख हो या दुख। गुलजार इनमें से एक थे। इंद्रजीत को लिखे खत में अमृता ने गुलजार के आने का जिक्र किया है। अरे गुलजार, कहती फिर तो तेरे से गले मिलना है। तो मुझे याद आया, आपने वो नज़म लिखी, रिश्तों को कोई नाम न दो, आपसे तो गले मिलना। कल गुलजार आया था, बोला सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा वैसे तो ठीक हूँ, पर शाम को दर्द शुरू हो जाता है जब सूरज डूबता है। गुलजार हंसने लगा, बोला पुराने समय में किसी ने काल को चारपाई के पाए से बांधा था, आप सूरज को बांध लीजिए। मैंने कहा वो तो मैंने बांध रखा है, शाम को जब जीती का खत आता है तो वो सूरज ही तो होता है। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब दोनों को लगा कि वो अलग अलग नहीं रह सकते। 8 जनवरी 1964 ये वो तारीख थी जब अमृता और इंद्रजीत साथ साथ रहने लगे, बिना शादी किए। हालांकि इससे पहले अमृता ने इंद्रजीत से पूछा था, भाई देख लो, पहले सारी दुनिया देखाओ, और अगर लौट कर भी तुमने मेरे साथ जीना चाहा तो फिर मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। इंद्रजीत ने उस कमरे के 7 चक्कर लगाए और बोले, लो देख ली सारी दुनिया, अब क्या कहती हो। तब के समाज में उनके इस नए रिश्ते का जमकर विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने तो अपना समाज रचा था। तो मैंने तो अमृता को कहा ये देख के कि तू मेरी समाज है और मैं तेरी समाज हूँ, वरना कोई समाज नहीं। दोनों मिलके खाना बनाते थे, इमरोज़ और अमृता, और मिलके खाना बना के वो खाते थे इकट्ठे मिलके। और फुलके ज़्यादातर अमृता बनाती थी क्योंकि इमरोज़ से गोल नहीं बनते थे, और सब्ज़ी जो है वो इमरोज़ बना लेता था। तो इतना ज़्यादा ट्यूनिंग मैंने किसी कपल में नहीं देखी। अमृता को स्कूटर पर ऑल इंडिया रेडियो छोड़ने जाते और लेकर लौटते, दिन भर वहीं कहीं बैठकर पेंटिंग करते। इससे पहले सुबह सुबह अमृता के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते। 3 सवारी होने के कारण पुलिस उनका अक्सर चालान कर देती, लिहाजा कार खरीदने का फैसला हुआ। 5,000 रुपए अमृता ने दिए और 5,000 रुपए इंद्रजीत ने मिलाए, कार खरीद ली। कार का नाम रखा गया नीली। अब नया घर था, नई कार और नया साथी इंद्रजीत। 1966 में इंद्रजीत हो गए इमरोज़। इमरोज़ यानी आज, यानी वर्तमान। इसके बाद देश और दुनिया ने अमृता का वो दौर देखा जो एक सुपरस्टार का दौर था।